नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी के बारे में। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी इसके कारण, लक्षण और इसके घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। तो वीडियो को एंड तक आराम से शांति से बैठ कर देखना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई जरूरी काम कर रहे हैं तो बाद में देख लेना है वीडियो, लेकिन आराम से शांति से बैठ कर देखना। अगर आप खुद मिर्गी से परेशान हैं या आपके कोई फैमिली में मिर्गी से परेशान है तो यह वीडियो मैं गारंटी देता हूँ आपके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मिर्गी यानी कि अपस्मार, जो कि आयुर्वेद में बोला जाता है। अपस्मार का मतलब होता है अप यानी कि नाश करने वाला, और स्मार का मतलब यानी कि स्मृति, यानी कि जो स्मृति का जब नाश हो जाता है तो इसको अपस्मार बोला जाता है। इसमें बेसिकली आदमी अपने आप को अंधेरे में देखता है, बेहोश हो जाता है, पैर इधर उधर पटकता है, कई बार मलमूत्र भी निकल जाते हैं और मुंह से झाग भी निकल जाते हैं। तो यह इसके बेसिक लक्षण है, लेकिन इसके अंदर भी अलग अलग तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि यह किस वजह से हो रहा है, किस दोष की वजह से हो रहा है, वात पित्त कफ। तो आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी कि मेरे को आगे कौन सा दोष कम करना है। इसके अलावा जिसके कारण होते हैं वह थोड़े से स्ट्रेस और डिप्रेशन में ज़्यादा रहना, ठीक है। और जो वात के जो दोष होते हैं उनको इग्नोर कर देना। जैसे शरीर में 13 प्रकार के वेग होते हैं, अगर हम उनको रोक कर रखते हैं, जैसे कि मलमूत्र हो गया, छींक और नींद का आना, तो ये नेचुरल वेग होते हैं। जब इनको हम अननेचुरल बना देते हैं, इनको रोक दे देते हैं, रोक कर बैठ जाते हैं कि अब इन्हीं बाद में कर लूंगा, तब हमारे शरीर में वायु कुपित होती है, ठीक है। तो यह वायु कुपित होती है तो यह फिर दिमाग भर जाती है। और कुछ लोग इसको हृदय से भी कनेक्टेड बताते हैं कि जो हमारी हृदय की जो नाड़ियां होती है वह उनकी भी फंक्शन ठीक ना होने से फिर वह दिमाग पर असर डालती है और आगे चलकर मिर्गी रोग हो जाता है। तो ये मुख्य मुख्य इसके जो वातादिक जो 3 दोष होते हैं उनके गड़बड़ी के कारण, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, सोचना, ओवर थिंकिंग, इनकी वजह से यह रोग बेसिकली हो जाता है। और आगे कुछ हमारे शरीर की जो गड़बड़ियां हैं उनके जो खराबी है उनके हिसाब से भी आपको पता चलेगा। अब मैं बताऊंगा कि आप अपने शरीर में कैसे पता करेंगे कौन सा दोष बढ़े होने की वजह से आपको यह बीमारी हुई है। तो सबसे पहले कफज मिर्गी, यानी कि अगर आपको कैसे पता चलेगी कफ की वजह से हुआ है, तो जिस भी मिर्गी के पेशेंट को अगर दौरा आता है तो उसके मुंह से, नाक से कफ निकलेगा, आंखों से भी बहुत ज्यादा नीड या फिर कफ निकलता है। उसके अलावा सफेद सफेद बहुत सारा झाग निकलता है, उसकी बॉडी बिल्कुल शीतल मिलेगी, ठंडी मिलेगी। और वह अगर मिर्गी के रोगी से बात करें तो कई बार पहले के समय में देखा जाता था, और शायद अब भी कहीं देखा जाता हो, वो कहेगा कि मेरे को ना सफेद कलर की कोई बड़ी चीज मेरे ऊपर हावी होती दिखाई देती है। तो कई लोग इसे ये समझ लेते हैं कि इसको भूत वगैरह दिखाई देते हैं। नहीं, उसके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। कफ बढ़ने की वजह से वो सफेद कलर की चीजें ज्यादा दिखाई देती है, भ्रम हो जाता है कि कोई चीज मेरे ऊपर हावी हो रही है। तंद्रा बहुत ज्यादा रहेगी, आलस बहुत ज्यादा रहेगा, शरीर भारी भारी महसूस होगा, भूख भी ज्यादा नहीं लगेगी। मिर्गी का ये जो कफज वाला होता है बहुत देर से आता है और बहुत देर में ही जाता है, और बिल्कुल इंद्रियों को नष्ट करने वाला होता है। तो इस तरीके की चीजें अगर आपको दिखाई दें तो आप समझिएगा कि यह कफज मिर्गी के जो है उसके कारण हो रहा है। इसमें खास करके यह बात है कि जो जमीन पर जब चक्कर खा के गिरता है तो वह हाथ पैरों को इधर उधर नहीं पटकता, जो कि वात वाले में होता है। कफ वाले में आराम से लेट जाएगा, इधर उधर हाथों को नहीं पटकेगा। उसका जो शरीर का चमड़े का नाखून का जो रंग है वह सफेद पड़ जाता है। तो कुछ इस तरीके के भी लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे पित्तज मिर्गी के कारण लक्षणों के बारे में। तो उसके अंदर आपको जैसे कफ के अंदर आपको सफेद सफेद दिखता था, यहाँ पे आपको सब कुछ पीला दिखाई देगा। उसको ऐसा महसूस होगा कोई पीली कलर का कोई भयानक रूप मेरे ऊपर हावी हो रहा है, उसको दिखाई देता होगा। सारी चीजें पीली पीली दिखाई देंगी। उसके शरीर में भी आपको पीलापन दिखाएगा, जैसे ऐसा लगेगा पीलिया हो गया है, नेत्र भी पीले होंगे, नाखून भी पीले पीले दिखाई देंगे। और उसके अलावा बहुत ज्यादा बेचैनी रहेगी, उचाटी इसके शरीर में मचती रहेगी। बेहोश होने के बाद अपने हाथ पर इधर उधर पटक सकता है। क्रोध बहुत जल्दी जल्दी उसको आएगा, चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहेगा। और पित्तवर्धक अगर चीज खाए तो उसको फिर वो चीजें सहन नहीं कर पाता, और उसको जल्दी जल्दी वो चीजें होती रहेंगी। और पित्तनाशक अगर खाए तो हाँ अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इस तरीके से वो करता है। तो इसी तरीके से कफ वाले में कफ वर्धक चीजें खाने से अगर वो रोग बढ़े और कफ नाशक चीजें खाने से रोग घटे तो समझना कफ वाला है। इसी तरीके से पित्त वाले में भी इसी प्रकार से देखा जाता है। तो कफ वाले में पित्त वाले में खासकर यह थोड़ा जल्दी आ जाता है, जल्दी ही होश में भी आ जाता है। और पित्त वाला थोड़ा सा देखने को कम भी मिलता है कि पित्त की वजह से किसी को हुआ हो,
तो इन लक्षणों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं वातज मिर्गी के लक्षणों के बारे में। इसमें शरीर में सुई जैसे चुभने की पीड़ा होती है, जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, और इसमें सांस बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चलती है, और इसके अंदर बेहोशी में हाथ इधर उधर पटकेगा। इसके अलावा इसमें खास बात देखी जाती है, इसमें जो वो झाग जब मतलब निकालता है मुंह से, तो वो झाग जैसे कोई चीज एसिडी कुछ जैसी चीज होती है, जैसे उबलने लग जाती है, तो वो झाग जमीन पर गिरने के बाद उबलते से दिखाई देंगे। और वो छूने पर देखेगा गर्म होगा बिल्कुल। अगर उसको पोछे से अगर आप साफ कर देंगे तो वहां का जो जमीन का हिस्सा होगा थोड़ी देर के लिए गरम गरम महसूस होगा। तो खास करके यह चीजें इसमें होती हैं। इसके अलावा सुश्रुत में लिखा गया है कि वह जैसे कफ में सफेद रंग की, पित्त में पीले रंग की, तो इसी प्रकार से वात में है ना काला या लाल कलर का कोई ऐसा कहेगा कि भयानक रूप मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है या हैवी होने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ऐसे स्वरूप दिखाई देते हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें हो तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई हमारे बच्चे को या मेरे को भूत दिखाई दे रहे हैं या कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रहे हैं। नहीं, आपको वो दोष सता रहा है जिसकी वजह से आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। वो आपका जो मन है और जो आपकी बुद्धि है ना, वो मैनिपुलेट कर रही है, आपको वो चीज दिखाने पे मजबूर कर रही है कि कई बार से भ्रम नहीं हो जाता, रेगिस्तान में चलते टाइम पानी दिखाई देने लग जाता है। तो यह सिर्फ भ्रम है आपका, कोई भूत वूत नहीं है इसके अंदर। यह मृगी के लक्षण होते हैं जो आपको जानने चाहिए। तो इसी तरीके से वातवर्धक अगर चीजें खाएंगे तो यह रोग ये वात वाली जल्दी जल्दी आएगी, और वातनाशक क्रियाएं करेंगे तो यह देर में आएंगी। तो इस तरीके से भी आप वात का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो एक सन्निपातज होती है, यानी कि तीनों की मिक्स वाली होती है। तो अगर तीनों की मिक्स लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो वह सन्निपातज में गिनी जाएगी, यानी कि त्रिदोष में गिनी जाती है वो। कई बार यह रोग मतलब जेनेटिक भी होता है। अगर माता पिता में से किसी को मृगी रोग है तो उनको भी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जब यह रोग होने को होता है तो शरीर में कुछ लक्षण भी नजर आते हैं, जैसे हृदय में कपकपी सी महसूस होना, या फिर किसी भी शरीर में अंगों का फड़कना, पाचन शक्ति ढंग से काम न करना, पसीनों का आना, और कोख में गुड़गुड़ाहट का महसूस होना, और बेहोशी या चक्कर का आना। आदमी मतलब तमोगुण से भरा रहता है, ठीक है, गुस्सा अधिक करना, क्रोध अधिक करना, और चिंता में मगन रहना। इन तरीके की चीजों से यह रोग आगे चलकर आपको होगा ही होगा। इस तरीके जब लक्षण आपको नजर आने लग जाए तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इनका प्रकोप का समय कितना होता है। तो जो वातज वाली रहेगी वो लगभग हर 12 दिन के बाद साइकिल आती है। इसी तरीके से पित्त की लगभग 15 दिन के बाद आती है, और इसी तरीके से कफ की है जो वो 1 महीने बाद आती है। जैसे मैंने बताया था ना कि देर से आती है, देर से जाती है कफ वाली। तो इसी तरीके से ये मतलब ऑन एन एवरेज नॉर्मल बताया गया है 12, 15, 30 वात, पित्त और कफ। लेकिन अगर दोष बीच में ही बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यह बीच में भी अपने लक्षणों को प्रकट कर देता है। तो इस चीज से भी आप अपना ध्यान लगा सकते हैं कि कौन सी बढ़ रही है। अब इसके 3 मूल कारण और बताता हूं मैं। एक तो होती है दिमागी के अंदर ये वात, पित्त और कफ तीनों मैंने बता ही दिए। इसके अलावा एक खून वाली और बताया गया है। तो खून वाली में क्या होता है कि नसों में अंदर बहुत ज्यादा खून भर जाता है, और यह खून थोड़ा सा कई बार कफ के साथ मिलकर या वायु के साथ मिलकर के गंदा हो जाता है, और रक्त वाहिनियों को जो उसके अंदर ब्लड इतना ज्यादा हो जाता है, कई बार नाक से भी खून बहने लग जाता है। और खून वाली मिर्गी में अक्सर है ना सिर में दर्द बना रहेगा। तो आप समझ जाना कि अगर नाक से खून निकले और सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहे तो आप एक खून वाली मिर्गी है। ठीक है, तो आप अभी फिलहाल मैं लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद फिर सारे ऐसे बताऊंगा कि आप इजीली पहले पहचान सकते हैं और फिर उसका खुद ही अपना इलाज भी कर सकते हैं। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको पहचान में नहीं भी आ रहा तो सब चीजों का अलग अलग एक ही उपाय बताऊंगा, मतलब उपाय बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन उनसे सारी चीजों का मरीज का इलाज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग वाली में 4 आते हैं, वात, पित्त, कफ वाले 3 अलग, और एक खूनी वाला जो मैंने आपको लक्षण बता दिया। उसके अलावा अंगों के विकार आने की वजह से भी मिर्गी होती है। ठीक है, अब मैं उनके बारे में जैसे चर्चा करता हूँ। कई बार है ना स्प्लीन और लीवर यानी कि जिगर और तिल्ली की खराबी की वजह से भी मिर्गी आ जाती है। तो अगर आपके एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़े हो, लीवर में गर्मी हो, लीवर कठोर महसूस होता हो, तो लीवर की खराबी की वजह से भी आपको मिर्गी हो सकती है। तो इसी तरह अमाशय की गड़बड़ी से भी यह बीमारी हो सकती है। जब आपका खान पान अच्छा ना हो, विरुद्ध भोजन आप ज्यादा करने लगे हों और आयुर्वेदिक शास्त्रों के हिसाब से न चल रहे हो, तो अमाशय की गड़बड़ी की वजह से भी यह समस्या हो सकती है। और पाचन सही से नहीं होगा आपका, और खाली पेट आपको ज्यादा दौरे अगर आए, ठीक है, कि बहुत ज्यादा भूख लग रही हो, जब दौरे परेशान कर रहे हो, तो समझना अमाशय की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है।
और अगर आप भरपेट मतलब रहते हैं, भूख लगने से पहले ही अच्छे से खा पी ले रहे हैं और तब वह दौरे ना आ रहे हैं, तो समझ लेना कि वो अमाशय की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब अमाशयों में बल रहता है, खाना रहता है, तब वह चीज़ें ठीक रहती हैं। तो खास करके इसमें उल्टी और पेशाब और कई बार लैट्रिन तक आ जाती है, तो अमाशय की गड़बड़ी की वजह से देखा जाता है। इसके अलावा आंतों में कीड़ों की वजह से भी यह चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपको पता चल जाए कि हमारे जैसे आंतों में अगर कीड़े हैं, तो आप कीड़ों का अगर जैसे ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तो मिर्गी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इसी प्रकार लीवर स्प्लीन का अगर ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो भी मिर्गी ठीक हो जाती है। इसी तरीके से अमाशय का अगर आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो वो अमाशय वाली भी ठीक हो जाती है। उसके बाद अगर पेट के ऊपर एक झिल्ली होती है, कई बार उसमें अगर दिक्कत होती है, तो भी मिर्गी का जो है अटैक आ सकता है। तो उस झिल्ली में खासकर जलन रहती है पेट के ऊपरी हिस्से में, और आपको खट्टी डकार ज़्यादा आएँगी, बार-बार में उबकाई अगर आने की अगर आपको लक्षण दिखाई दें, तो आप समझना कि यह उसकी वजह से हो रहा है। इसके अलावा अगर वीर्य में विकार हो और बार-बार में स्वपन दोष होता हो, या फिर आप मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हो, वीर्य क्षय हो जाता है, इसकी वजह से भी हो जाता है। और इसके अलावा कई बार गर्भाशय की गड़बड़ी की वजह से भी हो जाता है। किसी के पीरियड्स में इम्बैलेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आने लग जाएँ ऐसे समय पर नए, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो वीर्य की प्रॉब्लम दूर करने से भी आपकी वीर्य की समस्या जैसे ही दूर हो जाएगी, तो वो वाली मिर्गी आपको दूर हो जाएगी। इसी तरीके से गर्भाशय की गड़बड़ी से दूर हो जाए, तो अगर आपको लगता हो कि इसकी वजह से आ रहे हैं, तो वह वाली मिर्गी भी दूर हो जाती है। और पेट की जो झिल्ली जहाँ पे जलन होती है, एसिडिटी होती है, यानी कि पित्त का प्रकोप थोड़ा-सा शरीर में ज़्यादा हो गया है, वहाँ उस हिस्से में पर्टिकुलरली, तो पित्तनाशक नॉर्मल जो क्रियाएँ होती है, कुटकी आदि का सेवन आप करेंगे, तो उस तरीके से वो बीमारी भी वहाँ से ठीक हो जाएगी। उसके अलावा कई बार किसी जहरीले जानवर के काटने की वजह से भी यह बीमारी हो जाती है, या फिर किसी ने जहर खा लिया हो, तो उसकी वजह से भी हो जाती है। तो यह जहर खाए या विषैली चीज़ों से जो इसका लास्ट बचता है कारण, वह उसकी वजह से हो सकता है। तो आप जहर का जो उपचार होता है, उसकी जो उपचार करेंगे, तो वह ठीक हो जाती है। ठीक है? अब एक चीज़ आती है कि नॉर्मल बेहोशी और जो ये मिर्गी वाली है, इसमें कैसे डिफरेंस पता लगाएँ कि पता चले कोई नॉर्मल आदमी बेहोश हो गया और आप समझे कि मिर्गी का है नहीं। तो मिर्गी वाला है ना, पहले थोड़ा-सा चिल्लाता है, मुँह से कई बार झाग निकालता है, पैर इधर भी पटकता है, जैसे कि मैंने इतने सारे लक्षण बताए। लेकिन इसको नॉर्मल बेहोशी होगी ना, वो आराम से चलते-चलते आराम से गिर जाएगा, या फिर ऐसे चक्कर खा के गिर जाएगा। वो किसी भी तरह की कोई चिल्लाता नहीं है, ना उसके मुँह से झाग निकलेंगे, ना इधर-उधर पैरों को पटकेगा। तो यहाँ बेसिक सा डिफरेंस हो गया, ठीक है? अब हम जैसे बात करते हैं कि जो दिमागी वाले थे, और अगर इनमें सारे लक्षण में से अलग-अलग पर्टिकुलर, वैसे तो मैंने बता दिया है, वात पित्त कफ वाला आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं आपको जनरल जो होता है कि मतलब ये नुस्खे चाहे कोई भी किन्हीं भी लक्षणों की वजह से बढ़ रहा हो, आप वह सब उस वाले में कारगर रहेंगे और सारे लक्षणों को दूर करने वाले होंगे। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। तो अब हम शुरू कर रहे हैं, जैसे कि अगर किसी को अटैक आ जाए और बेहोश पड़ा है, तो जो तोरई आती है जिसकी सब्जी हम बनाते हैं, उसको ऊपर से ही थोड़ा पानी से घिस लें अच्छे से, और अच्छे से घिसने के बाद उसकी 2-2 बूंद नाक में टपकाने से जो मुर्गी का अटैक आया है, बेहोश पड़ा है, उसको तुरंत होश आ जाता है। तो यह आयुर्वेद में बताया गया है, काफ़ी परीक्षित नुस्खा है और जादुई नुस्खा है, क्योंकि इसमें आगे यह भी लिखा गया है कि यह बहुत ज़्यादा कारगर नुस्खा है। ठीक है? उसके अलावा आप जो जटामासी आती है, इस रोग के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। आप जटामासी के चूर्ण को जैसे जला दीजिए और उसकी धुनी पूरे कमरे में कर दीजिए, तो नाक के द्वारा उसके अंदर धुनी जैसे जाती है, तो वह फ़ायदा करता है। अगर वह बेहोश हो रहा हो, तब भी वह धुनी सूँघा सकते हैं। अगर वो नॉर्मल है, तो भी इसकी रोज़ाना धुनी अगर लेंगे, तो नाक के द्वारा वह उसके अंदर जाती हैं, तो वह भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। उसके अलावा शतावर का एक जो चूर्ण आता है, आप सबको पता है शतावर का, वह रोज़ाना चाहे तो दूध में उबाल कर ले सकते हैं, या फिर दूध के साथ डेली 1 चम्मच शतावर का चूर्ण जो लेता है, वह सभी प्रकार की मिर्गी से छुटकारा पा लेता है। लेकिन ये थोड़ा-सा लंबे उपचार आपको इसमें करने की ज़रूरत है। ठीक है? अब चाहे तो अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं, तो इसके अंदर मिश्री भी मिला सकते हैं। इसके अलावा एक और बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। आपको 1 या 2 लहसुन की कली ले लेनी है, उनको कूट लेना है, और उसके ऊपर आप तिल का तेल मिला दीजिए और अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। इसका सेवन अगर आप करते हैं, या फिर 1 या 2 लहसुन को कूट करके उसके ऊपर काले तिल बीज डाल दीजिए और कूट लीजिए। अगर आपसे यह खाया जाए तो यह, नहीं तो तिल का तेल मिलाकर पेस्ट बनाकर खा लीजिए। बहुत उत्तम कारगर नुस्खा है। आयुर्वेद में तो यहाँ बताया है कि मात्र 21 दिन के अगर आप सेवन करते हैं, तो यह रोग चला जाता है। लेकिन उस टाइम पे हो सकता है खान-पान अच्छा हो, तो लेकिन हम इसको 3 महीने तक बढ़ा दें, तो भी क्या दिक्कत है? मतलब ये बहुत ज़्यादा कारगर है। उसके अलावा ब्रह्मी का जो रस होता है, अगर आपको ब्रह्मी का रस ना मिले, तो आप ब्रह्मी चूर्ण ले आइए। रात को आधी चम्मच चूर्ण आधे गिलास पानी में डालकर रख दीजिए, और अगली सुबह उसको छान करके आधी चम्मच शहद मिला करके आप इसका सेवन कीजिए। और ऐसी ही एक खुराक आप रात के लिए रख दीजिए, या शाम को खाली पेट पी लीजिएगा। तो यह भी बहुत ज़्यादा कारगर है।
तो शतावर और एक लहसुन वाला और एक ब्रह्मी वाला, तीनों बहुत ज़्यादा कारगर है, तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो गौमूत्र होता है उसके अंदर पीली सरसों को पीस लीजिए, अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और पूरे शरीर में जहाँ-जहाँ हो सके वहाँ-वहाँ उसका लेप कीजिए। यह मात्र 4 चीज़ करने से हज़ारों पेशेंट ठीक हुए हैं। यह बहुत ज़्यादा कारगर है, जादुई नुस्खे की तरह यह कामयाब होता है और बिल्कुल आसान है। आपको कोई अलग तरीके की दवाइयाँ नहीं लेनी है, आप घर पे भी कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। देखो एक और नुस्खा बताता हूँ, यह भी बहुत ज़बरदस्त है। मुलेठी चूर्ण आप सबने सुना होगा, ठीक है? और पेठा जो हम कद्दू जिसको बोलते हैं, पम्पकिन बोलते हैं, ठीक है? घर ले आइए, उसका रस निकाल लीजिए, लगभग 1 कप के करीब हो जाए। इसके साथ आपको आधी चम्मच मुलेठी का चूर्ण लेना है और ऊपर से वह 1 कप या आधा गिलास वह रस पी लीजिए। मात्र 3 से 5 दिन में आयुर्वेद में लिख रखा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 1 या 2 महीने ज़रूर करके देखिएगा। मुलेठी त्रिदोष नाशक होती है, तो वात पित्त का जो भी आपको महसूस होता हो, अगर ना समझ में आ रहा हो तो कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की। मुलेठी का चूर्ण और पेठे का रस वाला नुस्खा बहुत ज़्यादा कारगर है, ज़रूर कीजिएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ठीक है? तो ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा किसी को बहुत पुरानी मिर्गी हो, ठीक ना हो रही हो, तो एक बाल वच या वच भी बोलते हैं, वह पंसारी के आपको मिल जाएगा। वच का चूर्ण 1/4 चम्मच 2 चम्मच शहद के अंदर मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। सुबह-शाम इसका सेवन कीजिए, पुरानी से पुरानी मिर्गी भी इससे ठीक हो जाती है और केवल इसका जो पथ्य अपथ्य है उसका ध्यान रखते हुए ही आपको सेवन करना है। इसके अलावा इसके अंदर जो घृत होते हैं वह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप बाज़ार से बना बनाया ब्रह्मी घृत या फिर पंचगव्य घृत भी लेके आ सकते हैं सब्जी वगैरह में डालने के लिए, रोटी वगैरह चौपड़ने के लिए, तो वह भी बहुत ज़्यादा कारगर इसके अंदर रहते हैं। ठीक है? तो जो दोष बढ़े हुए हैं उसके हिसाब से इसका बहुत साधारण खान-पान बनता है। ठीक है? बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण भोजन नहीं देना चाहिए, बाहर का मैदा युक्त नहीं देना चाहिए, हैवी भोजन इसके अंदर नहीं देना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ख़्याल रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी आप मिर्गी से रिकवर हो सकते हैं। तो यह थे कुछ उपाय, कारण, लक्षण के साथ। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इन उपायों को आप ज़रूर कीजिएगा। फिर भी अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और आपको लगता है कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है और कौन-सी दवाई कैसे खानी है, तो हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देते हैं। आपसे सिर्फ लक्षण पूछ करके उनकी दवा तैयार करवा देते हैं और वह दवा भिजवा देते हैं और महीने-महीने हम आपको कॉल करके पूछते भी कि अब कैसी तबीयत है, समय आने पर दवा चेंज भी की जाती है। तो इस तरीके से